नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू GLCIS। मैं गजेंद्र सिंह आप लोगों का सभी GLCIS टॉप 50 में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने राज्य व्यवस्था की कड़ी में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, हम लोगों ने लास्ट रिकॉर्डिंग में देखा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की पावर्स हम लोग पढ़ने वाले थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी देश में राष्ट्रपति की जो कर्तव्य है, शक्तियां हैं, वे उस देश में प्रचलित व्यवस्था के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। अब हम लोगों ने भारतीय संविधान में और हम लोगों ने जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो कायम कर रखी है हम लोगों ने, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, वो अपने आप में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में हम सभी लोग जानते हैं कि दोहरे प्रधान होते हैं और उस प्रधान में हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वे संवैधानिक और नाम मात्र के प्रधान होते हैं, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वास्तविक शक्तियों के धारणकर्ता कौन होंगे हमारे यहाँ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्री परिषद होगी, और उसका प्रधान कौन होगा? वो होगा हमारे देश का प्रधानमंत्री। चलिए, शक्तियों की हम लोग बात कर रहे थे। कार्यकारी शक्तियां हम लोगों ने देख रखी थी। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ हम प्रेसिडेंट देख चुके थे। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति सर किस तरीके से विधि बनाता है, मैंने आपको पहले भी कहा, किंतु फिर मैं एक बार वो रिपीटेशन कर देता हूं, जिससे आप लोगों को चीज़ एकदम कंठस्थ याद हो जाए कि राष्ट्रपति खुद से विधि नहीं बनाता, किंतु वो इस पर्टिकुलर व्यवस्था का और हमारी भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की कोई भी जो बिल होगा, विधेयक होगा, वो किसी एक सदन से शुरू होगा, दूसरे सदन से पारित होने के बाद एक आइडियल कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि उसमें किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। किसी एक सदन ने उसको इनिशिएट किया है, उसकी शुरुआत की है, कोई विधेयक पेश किया गया है और उसी सेम सदन द्वारा उसको पारित किया गया। पारित करने के बाद उसको भेजा गया दूसरे सदन में, और दूसरे सदन से वो जाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। अगर आदर्श परिस्थिति में हम लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर उस पर्टिकुलर विधेयक पर कर देता है, तो वो बन जाता है विधान, बन जाता है वो विधि, बन जाती है वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और इसी कारण उसे हम लोग संसद का एक अभिन्न अंग मानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे विधायिका का और हमारी संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक विधि का रूप धारण नहीं कर सकता। आइए आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मैंने आपको बता ही चुका हूं कि वह राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी उसके पास विधायी शक्तियां उपलब्ध है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले वह राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति लोकसभा का प्रथम सत्र क्या करता है? संबोधित करता है। किसका? लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है। यह जनता का सदन कहा जाता है। किसका सदन है? यह जनता का सदन है, हाउस ऑफ द पीपल है। ठीक है ना। और हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था में भारतीय संविधान और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग शब्द हमारे भारत देश की जनता को जनता जनार्दन का दर्जा देता है कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ कौन है? हमारे यहाँ जनता है। शक्ति का स्रोत कौन है? हमारे यहाँ जनता है। आइए आगे देखते हैं। संबोधित करता है तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देने की क्या करता है? शक्तियां प्राप्त इसे है। अब हमारे दो सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इन दोनों के बीच में अगर कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं तो वहां पर एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, जिसको हम लोग संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। आर्टिकल 108 के तहत ये शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, अभिभाषण देगा, अध्यक्षता उसकी करेगा लोकसभा स्पीकर ही। उस बात को ध्यान रखें आप लोग कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर ही करता है। आई बात समझ में? किंतु उसको अभिभाषण जो देना होगा वो करेगा राष्ट्रपति। अब सर ऐसा करना कैसे विधि माना जाएगा? अगर विधि बनाने वाले सदन का शुरुआत ही राष्ट्रपति करने के हाथ में है तो सीधी बात है वो भी अपने आप में क्या होगा? वो ही अपने अपने विधि बनाने वाला कार्य होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को संसद के जो सत्र होते हैं आहूत करना, शुरू करना, सत्रावसान करना एवं लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो विधि निर्माण के लिए जो हमारी सबसे सर्वोच्च और उत्तरदायी संस्था है, वो संस्था हम लोग की कौन सी है? संसद है। उस संसद की शुरुआत अर्थात आहूत करना, आहुति देना, शुरुआत करना किसी चीज की, सत्रावसान करना, सत्र को अवसान करना, ठीक है ना, एवं लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोकसभा क्या है? जनता का सदन है, और ये जनता के प्रति जब तक उत्तरदायी रहेगी, अर्थात क्या करेगी? संसद
संसद के प्रति जब तक इसने अपना विश्वास मत प्राप्त कर रखा है तभी तक इसे अपने पावर में या शक्ति में रहने का अधिकार है। उसके बाद इन सब लोगों को त्यागपत्र देना होगा और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो लोकसभा को क्या कर दे, लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा भारतीय संविधान के तहत कैसा एक अस्थायी सदन है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नए राज्यों के निर्माण। नए राज्यों के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक, अनुच्छेद 110, या संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक, जो हमारे देश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, संचित निधि जो होती है, अनुच्छेद 117 क्लॉज 3 में उसका प्रावधान है। एवं राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना शुरू ही नहीं किए जा सकते। ठीक है ना। राष्ट्रपति से पूरी प्रक्रिया विधि के बनाने की अंतिम हस्ताक्षर के लिए नहीं, बल्कि अगर उस कार्य को, उस विधि को आपको शुरू ही करना है, कोई विधि बनानी है, आपको कोई विधेयक पेश करना है, तो आपको पहले से आपको उसकी पूर्वानुमति और उसका आपको पूर्व समर्थन लेना होगा। जब तक उसके हस्ताक्षर नहीं होंगे, विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। और वो कौन कौन होंगे? राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक, धन विधेयक और भारत की संचित निधि से व्यय करने वाले ऐसे जो विधेयक होंगे वो क्या होंगे? आपके राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो ये तमाम कार्य हम लोगों ने देखे, आगे भी हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब राष्ट्रपति लोकसभा के लिए क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय, मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पुराने लेक्चर में आप लोगों को बताया था मैंने कि आंग्ल भारतीय समुदाय कौन होता है? माता या पिता, मदर या फादर, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति कैसा हो? इंडियन हो और दूसरा व्यक्ति कैसा हो? यूरोपियन हो। ठीक है। इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे आंग्ल भारतीय कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम लोग आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति कहेंगे, क्योंकि ये परंपरागत माध्यम से, भारतीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व ये लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एक प्रावधान रखा है कि भाई ऐसे लोगों को मनोनीत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया है। ठीक है ना। अभी सिर्फ जो प्रावधान बने हुए हैं, तो यहाँ कौन से कितने सदस्य नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य। और वहीं ये तो हो गई लोकसभा की बात, ये कहाँ नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं? लोकसभा में। किंतु 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं और ये अलग अलग विधा से आने वाले लोग होते हैं। अलग अलग विधा से आने वाले लोग सामान्य और परंपरागत चुनाव प्रणाली के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व दर्ज नहीं करा सकते। इसी कारण कोशिश की जाती है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने जीवन में, अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम और डिपार्टमेंट्स और अपने अपने विभागों में एक एमिनेंट नॉलेज बियर किया है, एक अनुभव हासिल किया है, और उस अनुभव का कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र को फायदा हो, क्योंकि जो हमारे देश की संसद है ये पूरे राष्ट्र का दर्पण होती है। जो भी राष्ट्र के तहत, राष्ट्र के अंदर गठित होगा, वो तमाम चीज़ें इसके द्वारा बनाई गई कानून और इसमें होने वाली चर्चाएं जो होती है वे अपने आप में, वहाँ हमारी भारत की संसद को आप लोग सुनकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि भारत देश में आखिर मुद्दा क्या चल रहा है, भारत देश में चर्चा किस चीज़ पर चल रही है, भारत देश में समस्या कौन सी ग्रसित है जो भारत देश को खाई जा रही है। तो 12 सदस्य क्या होंगे? राज्यसभा में अलग अलग विभागों से हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्य जो होंगे उनको मनोनीत करने का अधिकार है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ये तमाम कार्य जो किए जा रहे हैं, ये कैसे कार्य किए जा रहे हैं? ये विधायिका में या तो विधायिका की शुरुआत की जा रही है या विधायिका में लोगों को मनोनीत या नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हर चीज जो जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? वो आपकी जुड़ी है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से, विधि से जुड़ी है। ठीक है ना। और हम लोगों ने पहले कहा कि जो तमाम कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसलिए महामहिम ही सारे ये तमाम कार्यों का अंजाम देंगे। आगे देखते हैं। ये हो गए हम लोग की विधायी शक्तियां। आगे हम लोग शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक है ना, और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति को सर क्षमा देने की आवश्यकता कैसे पड़ गई। हमारे देश में न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का है और न्यायपालिका अपना काम भली भांति उस काम को कर रही है। किंतु हम सभी लोग फिर भी जानते हैं कि आपने कहीं सुना होगा अंग्रेजी के अंदर कि द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, ठीक है ना, और द हायर जुडिशरी एंड लोअर जुडिशरी इन ऑल दिस। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, सभी लोग मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं सर्वोच्च है बिल्कुल, किंतु कई बार
क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से कोई गलती नहीं हो सकती? अगर लोअर जुडिशरी की तरफ से ही अगर मान लो कोई केस ऐसा हो जहां कोई व्यक्ति निर्दोष हो या जिस अमाउंट में उसको सजा मिल रही हो उस अमाउंट में उसने अपराध किया ही नहीं था, किंतु या तो धन का अभाव रहा हो या ज्ञान का अभाव रहा हो या अच्छे लॉयर जो लिटिगेशन जो लोग करते हैं उनसे अच्छा कंसल्टेशन उस व्यक्ति को ना मिल पाया हो, ऐसे तमाम कार्यों या साक्ष्यों की जो भूल हुई हो, ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाती है। अब ऐसे में एक प्रावधान यूं रखा जाता है कि हमारे देश में और हमारे देश की न्यायपालिका भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है कि 100 अपराधी छूट जाए, ठीक है, उन्हें बाद में पकड़ लिया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी माध्यम से पकड़कर सजा दे दी जाएगी, किंतु किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो न्यायपालिका से ऐसी गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां रखी हैं भारतीय संविधान के तहत, जिसके माध्यम से कभी ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी होती हैं हमारे सामने तो हम वहां पर उन लोगों के लिए क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को हम लोग न्याय दे सकते हैं या उसकी कहीं ना कहीं सजा में कुछ ना कुछ गिरावट या कमी कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, उसका समय बदल सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रावधान जो हैं वो मैं आपको पर्टिकुलर आगे बताऊंगा और उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, ठीक है ना, आगे हम राज्यपाल की भी देखेंगे अगली बार, के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा को, ठीक है ना, क्षमा करने, पूर्ण रूप से क्षमा करने, उसमें प्रविलंबन, परिहार और सजा का लघुकरण का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब क्षमा मतलब पूर्ण रूप से क्षमा, लेकिन कई बार क्या किया जाता है तो हम लोग देखते हैं वहां पर कि कई बार समय कम कर दिया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को कठोर कारावास 5 साल का, व्यक्ति की याचिका लगी राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति ने बोला कि 3 साल का, 5 से कर दिया 3, किंतु सजा की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है ना, फिर 5 साल का कठोर कारावास था, प्रकृति में अगर बदलना हो तो क्या कर दिया जाएगा कि 5 साल का कारावास किंतु कठोर नहीं। अब समय नहीं बदला है लेकिन प्रकृति बदल गई है, ठीक है ना, और पूर्ण रूप से क्षमा भी होता है। या कई बार ऐसा होता है कि डिले, सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड मतलब कि किसी व्यक्ति की कोई याचिका लगी है या कोई ऐसी परिस्थिति है, तब तक उसकी सजा को बोल दिया जाता है कि अभी आपको आपकी सजा या फिर कोई भी सजा आपको फला तारीख को मिलने वाली है, तो उसको डिले कर दिया जाता है कि साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग हम लोग क्षमा को, जो अपराध होते हैं या अपराधी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्याय दिलाने के लिए, अब उसमें अपराधी भी अगर मान लो कोई ऐसे परिस्थिति का हो कि उसको मजबूरन या फोर्सफुली उससे कोई अपराध करवाया गया हो या उसे मजबूर किया गया हो कि वो अपराध की श्रेणी के अंदर वो काम आ गया और वो व्यक्ति उसमें लिप्त हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्षमा दंड और बंदी कारण दोनों हटा दिया जाता है और दोषी को मुक्त कर दिया जाता है। यहां पर क्या होता है, क्षमा के अंदर पूर्ण रूप से, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्डन, ठीक है ना, इसमें क्या होती है, पूर्ण क्षमा दे दी जाती है कि व्यक्ति के घर जाइए आप, जो कि बहुत कम हो पाता है। ठीक है ना, फिर हम लोग देते हैं प्रविलंबन। राष्ट्रपति किसी धन पर रोक लगाता ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना कर सके। ठीक है ना, किसी सजा पर होता है यहां पर, ठीक है ना, यह मिस टाइप हो गया शब्द, आगे देखिए उसको। राष्ट्रपति किसी सजा पर या निर्णय पर रोक लगाता ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके, उसको एक सस्पेंशन देता, जो मैंने आपको कहा था कि यहां पर व्यक्ति की सजा को क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये शब्दों का टाइप एरर है तो आप लोग इग्नोर करिएगा इसको। आगे हम लोग देते हैं परिहार। परिहार में आखिर क्या होता है, परिहार में हम लोग देते हैं कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बगैर उसकी अवधि कम कर दी जाती। मैंने आपको क्या कहा कि 5 साल का कठोर कारावास, क्या 5 साल का कठोर कारावास। अब यहां पर क्या है कि अवधि में कम नहीं होगा, तो क्या होगा, 5 साल का सरल कारावास। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर स्वरूप में बदलना नहीं करना है, ठीक है ना, अवधि कम नहीं, यहां तो अवधि कम कर दी है कि 5 की जगह 3 कर दिया जाएगा। तो परिहार में क्या होगा, परिहार में आपकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, वही रहेगा सेम आपका क्राइटेरिया, लेकिन सिर्फ अवधि बदल दी जाएगी। तो ठीक है ना, तो एक बार फिर से गौर करिएगा इस पे, इसको हटाइए और 5 साल के कठोर कारावास को 3 साल का कठोर कारावास कर दिया जाएगा कि दंड के अंदर उसके स्वरूप में कोई प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ उसका टेन्यूर कम कर दिया गया है, टाइम कम कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं लघुकरण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लघुकरण।
लघुकरण देखते हैं कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। 5 साल का कठोर कारावास था, 5 साल का या कम ज़्यादा जितना का भी, उसका क्या कर दिया, प्रकृति बदल दी उसकी दंड की, और इसके माध्यम से प्रकृति बदलकर उसको क्षमा दी गई, मतलब उसको माफ किया गया या थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है ना, ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति शासन प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा को या कोर्ट मार्शल की सजा, कोर्ट मार्शल की सजा आप लोग सब जानते हैं कि वो सैन्य कोर्ट, ठीक है ना, सेना में अगर कोई गलती होती है आपसे तो आपको क्या किया जाता है, कोर्ट मार्शल किया जाता है। सेना के नियमों के खिलाफ जाने पर और सेना के साथ गद्दारी करने पर आपको कोर्ट मार्शल किया जाता है, उससे भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब राष्ट्रपति इसी न्यायिक शक्तियों के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार रखता है, ठीक है ना। ये शक्तियां कैसी, उसकी अभी भी न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है ना। अब हर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है अपनी राय मशवरा देने के लिए और राय देने के लिए, लेकिन और सरकार भी हर चीज़ों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। परामर्श ले लिया, उसे जितना मानना है उतना मानेगी, वरना आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है ना। तो 143 के तहत क्या है, लेकिन ये शक्ति दी गई है कि सरकार के पास या राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो न्यायपालिका से विधि के किसी प्रश्न पर या फिर ऐसा कोई भी लगता है कि सार्वजनिक हित का कोई प्रश्न है तो वहां पर उससे ले सकती है, राय मशवरा ले सकती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखी विधायी शक्ति, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स, ठीक है ना। कैसी पावर्स, मिलिट्री पावर्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है ना। इन तीनों का क्या होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है और इसी नाते वो सैन्य शक्तियां भी उसको प्रदान की गई। आइए देखते हैं हम लोग, तो वो क्या है, तीनों सैन्य बलों का क्या है, कमांडर है। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गई राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति को और भी क्या सैन्य शक्तियां हैं, और सेना क्या करती है, सेना का कार्य है युद्ध और शांति दोनों कायम करना। तो राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है तथा सैन्य बलों को विस्तार करने हेतु तो आदेश देने की शक्ति भी उसे प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये तमाम जो शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन अधिकतर शक्तियों में वो क्या करता है, मंत्री परिषद से क्या लेता है, राय मशवरा। ऐसा हम लोगों ने क्यों कहा, ऐसा हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था को कबूला है, एक्सेप्ट किया है, और उसके तहत हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान है। नाम मात्र का प्रधान मतलब वास्तविक प्रधान कौन है, मंत्री परिषद है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है। मंत्री परिषद सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो सारे कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, वास्तविक शक्तियों का धारण करता वही होती है, और राष्ट्रपति बाध्य होता है उसकी बातें मानने के लिए। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब राष्ट्रपति को ही नीड नॉट टू अबाइड बाय COM, कहीं ना कहीं यहां पर जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद कहते हैं, तो मंत्री परिषद की बात मानने के लिए वो क्या है, बाध्य नहीं है, क्योंकि इन शक्तियों का नाम ही क्या है, विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर। और डिस्क्रिशन आप लोग कब यूज करते हो, डिस्क्रिशन कब यूज करते हो, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कब करते हो, जब आप कोई भी काम स्वयं से करते हो बिना किसी से राय मशवरा और उसकी मदद लिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये उसकी कौन सी पावर होती है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अपने स्वयं के विवेक से। अर्थात समझने के लिए साधारण शब्दों में देखें तो जब वो इसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, हम सभी लोग जानते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से काम करना होता है, और वह स्थितियां निम्न है वह स्थितियां निम्न हैं। और वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, उन स्थितियों का जिक्र करते हैं जब राष्ट्रपति के पास क्या होता है, आपका वो स्वयं का विवेक इस्तेमाल करने की परिस्थिति उसके पास होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब किसी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, ठीक है ना, चुनाव हो चुके हैं और कोई भी व्यक्ति बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाया, ऐसे में क्या होगा कि या तो चुनाव पूर्व दो तरह के गठबंधन बनते हैं, ठीक है ना। अब गठबंधन कैसा होता है, या तो चुनाव पूर्व, एक होता है चुनाव बाद का। चुनाव पूर्व वो लोग होते हैं जो चुनाव के पहले इस बात की कवायदे लगाते हैं कि
हम में से कोई भी व्यक्ति बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएगा और सभी दलों को हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने 2014 के चुनाव में देखा था, सभी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जब खड़े हुए थे तो वे सारे के सारे लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा भरोसा था कि वे लोग कोई भी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो हो गया चुनाव पूर्व गठबंधन। कई बार ऐसा होता है परिस्थितियां कि चुनाव पूर्व गठबंधन आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद के चक्कर में बन नहीं पाता है, तो लोग चुनाव के बाद में अपनी सारी विचारधाराओं को साइड में रखकर राजनीतिक लाभों को साधने के लिए, हितों को साधने के लिए विचारधाराएं साइड में करके राजनीतिक हित सबसे आगे रखते हैं। और शक्ति किसी व्यक्ति को बुरी नहीं लगती, तो शक्ति धारण करने के लिए सत्ता की लोलुपता, सत्ता की सुंदरता जो होती है वो अपने आप उन लोगों को खींच लेती है और वो आपस में गठबंधन कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि लोकसभा, जिसको आम चुनाव हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, तो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत जब प्राप्त नहीं होता है तो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, ऐसी परिस्थितियां जब नहीं उत्पन्न होती है तो वहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और खुद से चूज करता है कि किस व्यक्ति को मुझे ऐसा अवसर प्रदान करना है। आइए आगे देखते हैं। पद धारण किए व्यक्ति की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री को नियुक्त करना हो। परिस्थिति आप सीधा सीधा समझ जाओगे। ऐसे में क्या होता है, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और राजीव गांधी को क्या बनाया गया, राजीव गांधी को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ऐसे में तुरंत वो कर दिया था। ऐसा नहीं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद को अपना बहुमत और अपना समर्थन को जुटाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना समर्थन जुटाए या पर्टिकुलर बहुमत के आंकड़े को हासिल किए उस पद पर बना नहीं रह सकता। आइए आगे देखते हैं। यदि सत्तारूढ़ मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, सत्तारूढ़ का मतलब जो ऑलरेडी रूलिंग है, जो लोग ऑलरेडी जीत कर आए हैं किंतु किसी कारणवश, या तो ये लोग 33% वाले पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अर्थात ये वे लोग हैं जो बहुमत का जस्ट आंकड़ा लेकर आए हैं, वो भी रो मर के जैसे तरह से गठबंधन के लोगों से, छोटे मोटे क्षेत्रीय दलों से समर्थन प्राप्त करके लोग आए हैं। अब अगर मान लो उन क्षेत्रीय दलों को कोई भी व्यक्ति कोई भी लालच दे दे कि सरकार में आप उनका समर्थन छोड़ दीजिए। उदाहरण आपको बताता हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिरी थी, ठीक है ना, जब उनके 13 दिन ही सरकार चली थी, तो ऐसा हुआ था, जहां तक मैं जानता हूं जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया था और इस समर्थन लेने के चक्कर में क्या होगा, तो उनकी सरकार गिर गई थी। तो ऐसे में क्या होता, विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और ऐसे में उनकी सरकार गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये परिस्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां, जब राष्ट्रपति अपनी विवेक की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने विवेक के अनुसार कार्य कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स। कैसी पावर देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की इमरजेंसी वाली पावर्स। भाई हमारे देश में इमरजेंसी मतलब वही विषम परिस्थितियां। चलिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से अलग अलग परिस्थितियां बताई गई। सबसे पहले अनुच्छेद 352, ये सबसे खराब परिस्थिति होती है, सबसे विकट परिस्थितियां होती है, जिसको अनुच्छेद 352 के तहत बताया गया है। इसमें ये जो पर्टिकुलर प्रावधान है आर्टिकल्स, इसमें जनता को ज़्यादा नुकसान होता है। मैं आगे इसलिए बताऊंगा कि आगे कुछ आर्टिकल्स ऐसे रहेंगे जो शक्तियां प्राप्त ऐसी होंगी जिसमें सरकारों को, चुनित सरकारें जो होती हैं, निर्वाचित सरकारें होती हैं, उनको नुकसान होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर परिस्थिति में लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन की स्थिति में राष्ट्रपति यह शक्ति प्राप्त है कि पूरे भारत या भारत के किसी भाग में सुरक्षा का अगर खतरा है तो वहां संपूर्ण भारत या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा वह कर सकता है, ठीक है ना। इसका दुरुपयोग भी किया गया था, हम सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोगों ने आपातकाल और आपातकाल का काली यादें के नाम से हम लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया था। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपतियों को पढ़ाते वक्त फखरुद्दीन अली अहमद का वो कार्यकाल था, ठीक है ना, जिसको लोकतंत्र के लिए काला दिन के समान कहा गया था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसके थोड़े से प्रावधान देख लेते हैं आगे कि अगर यह अवधि 1 माह के पश्चात संसद से अनुमोदित ना हो, क्या हो, अगर ये जो घोषणा होती है कि ऐसा ऐसा किया गया है, राष्ट्र अपना आपातकाल लगाया गया है, अगर ये अवधि 1 माह के पश्चात संसद से अनुमोदित ना हो तो ऐसी स्थिति में यह स्वतः समाप्त हो जाती है। मतलब अनुच्छेद 352 के तहत जो आपने लगाई है इमरजेंसी, वो एंड अप हो जाएगी। कब? 1 माह की अवधि तक रहेगी। और अगर संसद ने उसको अनुमोदन नहीं दिया है कि भाई साहब ये तो प्रधानमंत्री ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा किया गया है, तो संसद के अनुमोदन के बिना 1 महीने में वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा लगाता है या लगवाता है
वो कहीं ना कहीं इतना समर्थन जुटा के रखता है अपने पास। इस तरह की घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। कितना? 2/3 बहुमत से, ठीक है ना, पारित होना, पास होना आवश्यक है, तब जाकर आप उसी चीज को बना के रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जिसका भारतीय व्यवस्था के अंदर, आप पूरी राजनीति का व्यवहारिक अनुभव जब लेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 356 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर और कालानुक्रम जो है उसके तहत सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है, सबसे ज्यादा मिसयूज्ड हुआ है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 356, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, ठीक है ना, के अंतर्गत कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुकूल कार्य नहीं कर रही हो तो राष्ट्रपति तत्काल की घोषणा, वहां घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा। आपातकाल की जो घोषणा करेगा, कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, आपातकाल की घोषणा को वहां पर क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा, जिसे संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक होता है। मैंने पहली वाली व्यवस्था जो बताई है उस वाली अवस्था के अंदर क्या होता है कि जनता को ज़्यादा नुकसान होता है, यहाँ निर्वाचित सरकारों को ज़्यादा नुकसान होता है। अगर मान लो कोई भी राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से अगर सारे काम कर रही है, वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो बिल्कुल वैलिड होता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना, और संसद द्वारा राज्य सरकार को जो शक्तियां प्राप्त है, राज्य विधायकों को जो शक्तियां प्राप्त हैं, वे तमाम शक्तियां टेक ओवर कर ली जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसलिए किया गया क्योंकि अपने राजनीतिक हितों को और लाभों को साधने के लिए निर्वाचित सरकारों को गिराया गया है और इस आर्टिकल का सबसे ज़्यादा मिसयूज किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अब कोई भी राष्ट्र लगभग यही चाहेगा कि कभी भी वो इकोनॉमिक इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी उसके देश में नहीं लगाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जो भी लोग आपके यहाँ, अगर वर्तमान परिदृश्य की हम लोग अगर बात करें, उदारीकरण के दौर की बात करें, तो FDIs वगैरह जो होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो होते हैं, या जो भी आर्थिक जो संस्थान होते हैं जो हम लोगों को किसी भी तरह का मदद करते हैं और ब्याज पर या कम ब्याज पर पैसा देते हैं हम लोग को, तो ऐसे में क्या होता है, अगर किसी राष्ट्र के अंदर आर्थिक संकट की अगर स्थिति उपजती है या उसकी घोषणा होती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी वित्तीय साख को खराब करती है। और कहीं ना कहीं ऐसा जब हो और वास्तविकता में अगर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, तो वहां पर क्या राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? वो अनुच्छेद 360 के तहत क्या कर सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि उसके देश में क्या लगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, ठीक है ना, केसी पावर्स। हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। अब हम लोग देखते हैं कि वीटो आखिर क्या होता है। किसी भी विधि को बनने से रोकना, ठीक है ना। वैसे वीटो का मतलब ही होता है रोकना, लेकिन अब राष्ट्रपति ऐसे तो किसी को राह चलते को तो रोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? किसी भी विधि को बनने से रोकना। अब वो क्यों रोक रहा है? क्योंकि विधि मैलाफाइड हो सकती है। क्या हो सकती है? विधि मैलिफाइड हो सकती है। लॉ क्या हो सकता है? मैलाफाइड हो सकता है। मतलब कोई गलत कानून बने। अब गलत कानून को बनने ना देना भी अच्छा कानून बनाने जैसा एक कार्य माना जाएगा, ठीक है ना। तो वीटो पावर्स भी क्या हो जाती है यहाँ पर उसकी? वो लेजिस्लेटिव पावर्स मानी जाती है, ठीक है ना। इसको अलग तरीके से बताया था, कई बार वीटो पावर ही बोला था, बाकी उसको लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर भी कंसिडर किया था। अब हम लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो, नाम से समझ में आ रहा होगा, एब्सोल्यूट, टोटल, कंप्लीट, ठीक है ना। तो हम लोग देते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है। क्या करता है? अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है एब्सोल्यूट वीटो के अंदर। बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से उसने अपने पास चीजें रख ली, बस ना बोलना चलना कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सस्पेंशन वीटो, ठीक है ना, सस्पेंड करना, ठीक है ना, सस्पेंशन वीटो। अब इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज देता है। सस्पेंशन मतलब कहने को उसने देरी की है। भाई विधि बनने की जो प्रक्रिया थी, विधेयक आपके पास आ रहा था, आपने उस पर सस्पेंशन वीटो लगा दिया। ऐसे में क्या किया? आपने विधि में एक देरी कर दी विधि के बनने में, तो इसलिए उसको क्या कहा गया? सस्पेंशन वीटो कहा गया, ठीक है ना। शब्दों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़े, ताकि ऐसी चीजें आपको दोनों में ही ज़्यादा बेटर रहेंगी। कई बार हम लोग सिर्फ हिंदी वाले शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि संसद को पुनर्विचार के लिए, काय के लिए? रिकंसिडरेशन के लिए क्या होगा? रिकंसिडरेशन। अब रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? विधि बनने में वो देरी कर दी उसने, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देते हैं जेबी वीटो, नाम से समझ में आ रहा है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए, ठीक है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अर्थात इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर
ना तो अनुमति देता है, ना ही अनुमति देने से वह इनकार करता है, ना हाँ ना करता है, और ना ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। अब बड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है, ठीक है, ऐसे में क्या किया जाए, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता। सामने वाले व्यक्ति ने क्या लगा दिया है, पॉकेट वीटो लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम एक नोट देख लेते हैं इसके अंदर कि विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, डाक संशोधन अधिनियम 1986 में आया था, के संबंध में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, मैंने आपको पहले बताया था कि एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा सबसे प्रथम बार ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम बार प्रयोग किया जाना था, ठीक है ना। बाकी हमने राष्ट्रपतियों के बारे में लगभग सब कुछ देखा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये था हम लोगों का भारतीय कार्यपालिका, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। अगले लेक्चर के साथ मैं गजेंद्र सिंह मिलता हूं आप लोगों के पास GLC IAS टॉप 50 के प्लेटफॉर्म पर। तो धन्यवाद, और अगले लेक्चर के लिए आप सभी लोगों का बने रहिए आप लोग, और हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।